शुरू कर लेते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। और अब 3 दिन के विदेश दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में प्रधानमंत्री ने दिया शांति का संदेश। आज रवाना हो सकते हैं यूक्रेन। दिल्ली में आज और कल ऑटो टैक्सी की हड़ताल, ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन। स्वतंत्रता दिवस पे अखबार विज्ञापन में दिल्ली के सीएम की तस्वीर न होने पे विवाद। सूचना मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को भेजा कारण बताओ नोटिस। कोलकाता केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। सरकार ने भी सौंपी अस्पताल में तोड़फोड़ की रिपोर्ट। बदलापुर स्कूल केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलब किए दस्तावेज। राज्य सरकार को स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए 3 दिनों के विदेशी दौरे पर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। उनकी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। एक वॉर जोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सफर से शांति की बहाली की उम्मीद जताई जाने लगी है। दुनिया को ये लगने लग गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही जंग के बीच में पीएम मोदी का ये दौरा गहरे मायने भी रखता है। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से एक विशेष ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचेंगे। इस ट्रेन की खासियत क्या है और यूक्रेन क्यों भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से लगातार देख रहा है, उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूक्रेन एक ऐसा देश जो पिछले लगभग 2.5 साल से युद्ध की मार झेल रहा है। यूक्रेन में कब कहां से मिसाइल आ गिरे कोई नहीं जानता। शांति की तमाम कोशिशें भी नाकाम हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, ये फिलहाल बता पाना मुश्किल है। ऐसे हालात में युद्ध के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे। पोलैंड से ट्रेन के जरिए वो यूक्रेन पहुंचेंगे। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी ने ट्रेन के रास्ते कीव जाने का फैसला क्यों किया। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद सड़क या आसमान के रास्ते कीव पहुंचना आसान नहीं है। सड़कों पर जोखिम है तो हवाई अड्डे बंद हो चुके हैं। ऐसे में कीव आने जाने का सबसे सुरक्षित मार्ग ट्रेन ही है। लिहाजा पीएम मोदी पोलैंड से लग्जरी ट्रेन रेल फोर्स 1 में सवार होंगे, क्योंकि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये फुल प्रूफ ट्रेन है। दावा है कि इस पर कोई भी हमला कारगर नहीं हो सकता है। इसमें सवार लोगों को पारंपरिक अटैक, न्यूक्लियर अटैक, केमिकल अटैक और जैविक हमलों से सुरक्षा देती है। यानी इस ट्रेन में वो हर इंतजाम मौजूद है जो प्रधानमंत्री मोदी को वॉर जोन में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। बताते हैं कि ये ट्रेन सुरक्षा के लिहाज से अद्भुत तो है ही, साथ ही इसका इंटीरियर भी इसे बेहद आलीशान बनाता है। इस लग्जरी ट्रेन को एक निजी कंपनी ने बनाया है, जिसमें गेस्ट की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। ट्रेन के अंदर बाकायदा आलीशान बेडरूम भी मौजूद है, जिसमें मन मोह लेने वाला इंटीरियर लगा है। इसके अलावा ट्रेन की दूसरी बोगी में कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जिसमें कीव दौरे पर आने वाले मेहमान मीटिंग कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह किया गया है ताकि डेलीगेट्स को संबोधित भी किया जा सके। रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा ट्रेन में उतना ही शानदार डाइनिंग हॉल भी है। यानी ट्रेन को अंदर से खूबसूरत तो बनाया गया ही है, साथ ही इसे सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत बनाया गया। इस ट्रेन में एक पूरा सुरक्षा दस्ता भी कीव आने वाले डेलीगेट्स के साथ चलता है और अब पोलैंड से कीव तक पहुंचने का लगभग 10 घंटे का सफर पीएम मोदी इसी ट्रेन के जरिए करेंगे। फिर 10 घंटे यूक्रेन से वापस पोलैंड पहुंचने तक का सफर करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी कीव के दौरे पर जा रहे हैं। वैसे इससे पहले दुनिया के कई नेता इसी रेल फोर्स 1 ट्रेन के जरिए कीव तक का सफर कर चुके हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी
और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स सहित 200 से भी ज्यादा राजनयिक युद्ध के बीच इस ट्रेन से यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। रेल फोर्स 1 जैसी आलीशान ट्रेन 2014 में क्रीमिया आने वाले पर्यटकों के लिए बनाई गई थी, जिसके बाद अब ये ट्रेन वीआईपी नेताओं को यूक्रेन की यात्रा करवाने के काम आती है। ऐसे में पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद अहम होने वाली है। देश दुनिया के सभी लोगों की इस दौरे पर नजर टिकी हुई है। Having him here in Kiev, and it should not be just a visit. It should be the visit because it's the first one of a global player, and I mean India can and should do more because playing big is something India can do every day. Playing smart, India can do every day. Now it's time to play global. दरअसल यूक्रेन को भरोसा है, उम्मीद है, उसकी नजरें भारत की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि इस देश में हर तरफ बर्बादी के मंजर हैं और उसे फिर से खड़ा होने के लिए एक मजबूत साथी की जरूरत है और भारत ये कमी पूरी कर सकता है। शांति का प्रयास भारत लगातार कर रहा है और भारत ने कहा है अगर रूस और यूक्रेन चाहेंगे तो भारत हर संभव मदद करने को तैयार है। लेकिन एक मदद की आवश्यकता यूक्रेन को और है, और वो मदद है पुनर्निर्माण में। बहुत ध्वस्त हो चुका है ये देश, शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। उन शहरों को एक बार फिर खड़ा करना है। स्किल्ड से लेकर स्किल्ड लेबर बहुत आवश्यकता है यहाँ पर यूक्रेन में, और भारत एक ऐसा मित्र देश है जिस पर यूक्रेन को विश्वास है। यकीनन पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा डिप्लोमेटिक मिशन से कहीं अधिक है। जंग झेल रहे यूक्रेन के लिए पीएम मोदी का ये दौरा एक मरहम का भी काम करेगा। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कई साल से युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन में अब तक सैकड़ों नौजवान जंग में शहीद हो चुके हैं। कीव शहर के बीचों बीच इन जवानों की शहादत को सलाम करने के लिए सैकड़ों झंडे लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने युद्ध के शुरुआती दिनों में इस जगह का दौरा किया था। अब प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे से पहले वो एक बार फिर उसी जगह पहुंचे। देखिए युद्ध के बाद कीव की तस्वीरें किस तरह बदल चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा से यूक्रेन वासियों को क्या क्या उम्मीदें हैं। जब फरवरी 2022 में मैं यूक्रेन आया था, तब ये जो जगह है यहाँ पर हरी हरी घास थी, बहुत सुंदर फूल इस पूरे इलाके में लगे हुए थे। ये यूक्रेन की राजधानी कीव का सेंट्रल एरिया है, ये क्रिशियाटिक का एरिया है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर आई लव कीव, आई लव यूक्रेन का बोर्ड भी लगा है और यहाँ पर बहुत से लोग तस्वीरें खिंचाते हैं। 900 दिन बाद इस युद्ध को अब 2.5 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। फरवरी 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ था और अब अगस्त 2024 हो गया है, और इतने समय बाद अब यहां घास नहीं है, केवल सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, हजारों यूक्रेन के झंडे हैं। हर एक झंडा हर एक सैनिक की शहादत का प्रतीक है, और यहाँ हजारों जो झंडे हैं वो आपको दिखाते हैं कि कितने लोगों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर मैं आपको ये इलाका दिखाने का प्रयास करूं तो देखिए वो आई लव कीव, वहां पर उसका बोर्ड है और वहां से ये झंडे शुरू हो जाते हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों तस्वीरें यहां पर लगी हुई हैं। कोई 19 साल का जवान, कोई 20 साल का सिपाही, कोई 21-22 साल का, कोई 24-25 साल का, और उन्होंने यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किसी का जन्म 1999 में हुआ, किसी का 98 में, किसी का 2000 में, तो किसी का 2002, 3 और 4, और 2024 में उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान भी दे दिया। यहाँ पर बहुत सी चिट्ठियां हैं, चिट्ठियां जो एक मां ने अपने बेटे को लिखी है, चिट्ठी जो एक बेटी ने अपने पिता को लिखी है, एक बहन ने अपने भाई को लिखी है, चिट्ठी जो एक
प्रेमिका ने अपने उस सिपाही प्रेमी को लिखी है जिसने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और एक ऐसी ही चिट्ठी का अनुवाद मुझे यहाँ पर एक सिपाही की पत्नी ने सुनाया। उन्होंने कहा कि उस युवा प्रेमिका ने अपने प्रेमी सिपाही के लिए लिखा कि तुमने वादा तो किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे और तुम युद्ध के बाद मेरे पास लौट कर आओगे, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी ये जन्मभूमि मेरे से ज्यादा प्रिय थी कि इस जन्मभूमि के लिए तुमने मुझे और मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं फिर भी किसी तरह जी रही हूं उस आस में कि तुमसे जल्द मिलूंगी। और इस तरह की कई चिट्ठियां हैं उन बेटियों की अपने पिता के लिए कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। और कुछ ऐसे बच्चे जो अपने पिता से कह रहे हैं कि मैं आपके कदमों में चलते हुए मैं भी यूक्रेन की सेना में भर्ती होऊंगा और मैं भी यूक्रेन के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दूंगा। और ऐसे हजारों लोग यहाँ रोज आते हैं। ये देखिए, इन तस्वीरों को साफ करते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को, अपने पति को, अपने बच्चे को, उनकी तस्वीर को अपने आंसुओं से पोंछते हैं, धोते हैं और इस इलाके को साफ करके फूल लगाकर फिर चले जाते हैं। लेकिन प्रश्न यही कि क्या यह युद्ध रुकेगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में होंगे और उम्मीद बहुत है कि शांति का मार्ग निकलेगा। ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है इस समय और उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां यूक्रेन आ रहे हैं 23 अगस्त को। क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा? प्रयास यही होगा कि बातचीत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रूस में थे और वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई थी। दोनों में कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ था और वो क्या विचार थे वो केवल वहां के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। अब उन विचारों का आदान प्रदान या शांति के लिए विचारों का आदान प्रदान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में होगा। क्या बातचीत होगी? क्या उससे शांति का जो बहुत कठिन मार्ग है उसका कोई रास्ता निकलेगा? सबकी निगाहें उसी पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को इटली के अपुलिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। अब कल कीव में उनकी मुलाकात होगी। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला यूक्रेन का दौरा होगा। पीएम मोदी कीव के बोटानिकल गार्डन में बने महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मोदी के इस दौरे को लेकर यूक्रेन के लोगों में खासी उत्सुकता देखी जा सकती है। पीएम मोदी यूक्रेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। यूक्रेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साह है। लोगों को उम्मीद है कि मोदी कुछ ऐसा करिश्मा कर सकते हैं जिससे रूस यूक्रेन जंग का समाधान निकल सकता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की। ये बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। 91 के बाद अब 33 साल के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश यूक्रेन आ रहे हैं। तो ये एक बहुत हर्षोल्लास का माहौल है हमारे भारतीयों के बीच, क्योंकि करीब 900 दिन हो गए हैं इस लड़ाई को चलते हुए। अब इस पे वक्त आ गया है कि इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि या तो ये एस्केलेट होगी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी और नहीं तो इसको अभी बंद होना चाहिए। बंद कराने के लिए एक ही उम्मीद है हमारी कि मोदी जी आए और इनके बीच में सुलह कराएं। इस दौरे से हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से कि मीडिएशन का बीच का काम तो चलो हमने सुना था वो नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा करें कि ये लड़ाई रुक जाए। और ये हमारा विश्वास है कि वो ही ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता काम। हम बहुत खुश हैं पहले तो कि श्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे कि वो इस 900 दिनों की जो वॉर है उसे विश्राम लगाएं या उन पे ख़त्म करें, ताकि सब भारतीय प्लस यूक्रेनियन जो लाखों लोग बेघर हुए हैं यहाँ से और वो वापस अपने घर आएं और अपना जीवन फिर से स्टार्ट करें। हम बहुत उम्मीद के साथ उनका स्वागत करेंगे यूक्रेन में, कीव में। ये हमारे लिए भी हिस्टोरिकल विजिट हम इन्हें मानते हैं, क्योंकि इतने सालों से हमारे कोई भी पीएम हमारे इस कंट्री में नहीं आए हैं और
यहाँ के लोग इस चीज़ के लिए बहुत उम्मीद लेके रखे हैं कि उनके आने से कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा। उनकी लीडरशिप स्ट्रांग है और हम मानते हैं, इसीलिए हमें विश्वास है कि उनके आने से यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। यूक्रेन के लोग पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन रूस जंग को खत्म करने में कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने घूम रहे हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने यूक्रेन की रहने वाली इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर उलेना से बातचीत की है। सुनिए जरा। यूक्रेन में इस समय तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और उससे पहले क्या भारतीय समुदाय सोच रहा है, क्या यूक्रेन के लोग सोच रहे हैं, और एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर ओलेना बोरदोलोव्स्का अभी इस समय हमारे साथ है। डॉक्टर बोरदोलोव्स्का इंडोलॉजिस्ट है, यानी भारत के बारे में बहुत उनका गहन उनकी शिक्षा है, उनकी पढ़ाई है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, और मैं आपको स्वागत कर रही हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको कि आप उस मुश्किल समय में यहाँ पर यूक्रेन में आए हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन आ रहे हैं 23 अगस्त को, तो उनके आने का यहाँ क्या कोई विशेष महत्व है? आप क्योंकि भारत को भी समझती हैं और यूक्रेन को भी, आप किस दृष्टि से इसे देखेंगी? ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। हमारा आशा है कि इसके बाद भारत और यूक्रेनी संबंधों में कोई और लेवल शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि नरेंद्र जी यहाँ पे आए हैं, देखेंगे हम लोग कैसे हैं, क्या चाहते हैं, कैसे हमारा जीवन है अभी इस युद्ध में, हमारे क्या सोचना है, हमारा क्या योजना है शांति के बारे में। और मुझे भी चाहिए कि उनको पता चले कि भारत हम लोग कैसे समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। जब वो 8 जुलाई को रूस में थे तो उनकी और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कुछ चर्चा हुई, जिनके बारे में केवल उन दोनों को मालूम है। कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ। अब विचारों का आदान प्रदान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ होगा। क्या एक यूक्रेनियन नागरिक और इंडोलॉजिस्ट होने के नाते आपको उम्मीद है कि इससे शांति की कोई पहल आ सकती है? हम तो शुरू कर सकते हैं, और हमें ये पता है कि भारत और भारतीय सरकार कोई कोशिश तो कर दिया। अभी हमें ये पता है वो जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इकोलॉजी और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, ये सब कुछ तो नहीं जो हमारे पीसफुल फॉर्मूला में है, फिर थोड़ा सा तो है, एक एक्सपीरियंस है, और जो इंडियन डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। इसीलिए कि रूस के साथ और यूक्रेन के साथ दोनों को एक संबंध है और रिश्ता है, तो इसीलिए हमारी उम्मीद भी है कि थोड़ा सा बातें हम शुरू कर सकते हैं पीस के बारे में, शांति के बारे में, हम कैसे ये युद्ध खत्म करना चाहिए। यूक्रेन के पुनर्निर्माण में, रिकंस्ट्रक्शन में भारत की क्या भूमिका रह सकती है? सुना है इस पर भी कुछ चर्चा होगी। अभी तो कुछ चर्चा है, और मुझे ये पता है कि अभी ज्यादा बातें हैं इस युद्ध के बाद में क्या क्या करना। और हमारे यहाँ पे आप तो जानते हैं इंडियन डायस्पोरा भी है, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, वास्तव हमारे मित्र है जो हमें मदद कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि युद्ध के बाद भारतीय स्टूडेंट्स वापस आएंगे जो हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग और रिकंस्ट्रक्शन में आपका मदद बहुत ही चाहिए। हम देखते हैं ये सब कुछ हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पे पोलैंड में हैं। यहां प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी का शानदार वेलकम हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है जो युद्ध नहीं शांति की बात करती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति ऑंड्रे सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और फिर उनकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री कीव तक स्पेशल ट्रेन के जरिए पहुंचेंगे। ये ट्रेन बेहद खास है और प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे पे दुनिया की नजरें लगी हैं। खास बात है कि प्रधानमंत्री कीव जाते वक्त वॉर जोन से गुजरेंगे। इस वक्त यूक्रेन में सारे एयरपोर्ट्स बंद हैं। और चलिए रुक करते हैं अमेरिका के शिकागो शहर का, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन चल रहा है। कन्वेंशन के तीसरे दिन की शुरुआत वैदिक प्रार्थना के साथ की गई। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए समर्थन जुटाने में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे। उन्होंने कमला की जमकर तारीफ की। अमेरिका में चुनाव प्रचार और गूंज उठा वैदिक मंत्रोच्चार। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के तीसरे दिन की शुरुआत अनोखी रही। भारतीय मूल के पुजारी राकेश भट्ट स्टेज पर आए और उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसका शुभारंभ किया। ओम समानि वाको ओते समाना हृदयानि वहा समानवस्तु वो मनोयता आवस्सु सहासाति। We should be in unison. Let our minds think together. Let our hearts beat as one. All for the betterment of society. May this make us powerful. ये आयोजन का ऐतिहासिक क्षण था। ये पहली बार था जब वैदिक प्रार्थना को सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किया गया। इस कदम का कई लोगों ने स्वागत किया और इसे सांस्कृतिक एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अमेरिका में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस चुनाव में समर्थन जुटाने की जी तोड़ कोशिश में जुटी हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी नेशनल कन्वेंशन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. अमेरिका में इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान कभी डेमोक्रेट का पलड़ा भारी दिख रहा है तो कभी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती दिख रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव के दौरान रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं इसी के साथ आज के तमाम वायरल वीडियोस पर। इन डॉग्स ने बलून से खेलने में महारत हासिल कर ली है। हवा में जंप कर ये डॉग ठीक उसी तरह बलून को सिर से मारते हैं जैसे कोई फुटबॉल का मचा हुआ खिलाड़ी करता है। बड़ी बात यह है कि बलून को जमीन पर गिरने नहीं देते। गिरने से पहले ही कोई न कोई डॉग सिर से किक करके बलून को हवा में उड़ा देता है। एक्वेरियम में तैर रही रंग बिरंगी मछलियों को देख के ये बिल्ली खुद पे काबू नहीं रख पाई। उन्हें पकड़ने के लिए एक्वेरियम के ऊपर से कोशिश करती है। अपने दोनों हाथों को पानी में डाल के मछलियों को पकड़ने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में वो एक्वेरियम में गिर जाती है और फिर पानी से घबरा के बाहर निकल आती है।
कहते हैं जब मुसीबत सिर पर आती है तो उससे बचने के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठा लिया जाता है, जैसे कि बिल्ली अपने डर पर काबू पाती है और पानी से गिरने पर उससे बाहर निकलने के लिए पानी में ही कूद जाती है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचकर दम लेती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए आई ओपनर है जो कहते हैं बिल्ली को पानी से डर लगता है। और अब बात कृष्ण जन्माष्टमी की, जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव इस बार ब्रज मंडल में 2 दिन मनाया जाएगा, जिसकी धूम अभी से देखने को मिल रही है। इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान को भव्यता के साथ सजाया संवारा जा रहा है। भव्य लाइटिंग की गई, जिससे इसकी खूबसूरती और निखर जाए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 और 27 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्मभूमि पे 26 अगस्त को श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। वहीं श्री कृष्ण की लीला स्थली कहे जाने वाले वृंदावन में 27 अगस्त को ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मदिन के लिए पूरे मथुरा शहर को भव्यता और दिव्यता से सजाया जा रहा है। इस तरह की पेंटिंग पूरे शहर की जो दीवार हैं उन पर बनाई जा रही हैं। जो श्रद्धालु यहाँ आए वो इनको देखें और शहर की जो भव्यता और दिव्यता है, जो यहाँ पेंटिंग बनाई जा रही हैं, बड़ी सुंदर तरीके से इन पेंटिंगों को बनाया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आए वो भगवान के दर्शन करें और यहाँ जो शहर की सुंदरता है, शहर की खूबसूरती है, उसको बराबर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और श्रद्धालु यहाँ आकर अपने आराध्य का दर्शन करें और शहर की जहाँ जहाँ से ये रास्ता श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए जाता है, तो जो भी प्रमुख मार्ग हैं जो श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए जाएंगे। और 26 अगस्त को श्रद्धालु यहाँ आएंगे। 26 और वैसे तो ये उत्सव 3 दिन का होगा, 3 दिन से 25, 26 और 27 3 दिन तक ये उत्सव चलेगा। इसमें तमाम रंगारंग प्रोग्राम होंगे ब्रज के अंदर और तमाम सारी झांकियां हैं, तमाम सारे मेलाएं और तमाम सारे आयोजन होंगे। तो ये पूरा शहर सजकर तैयार है भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। तो जन्माष्टमी पर देश भर से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने हैं। जन्माष्टमी पर मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे से खास बातचीत की है। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मदिन के लिए मथुरा में तैयारियां की जा रही हैं और मथुरा में क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, इस सब को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे जी। उनसे पूछते हैं, सर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी जन्माष्टमी पर? जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन्माष्टमी के अवसर पर आते हैं और जैसा कि 26 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और 26 और 27 की रात्रि में जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्म स्थान में होगा। उसको लेके एक बात करें तो 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के जनपद आगमन की ये है उम्मीद है। इसको लेके व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरे एरिया को 3 जोन 17 सेक्टर में डिवाइड करके पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जा रही है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी तथा अन्य जो हमारी एजेंसियां हैं उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पार्किंग की व्यवस्था की गई है और आवश्यकता अनुसार हमारे रूट डाइवर्जन्स भी हैं, जिससे कि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की नियत स्थानों पर गाड़ियाँ पार्क कराई जाए और जहां से वो सुविधाजनक तरीके से श्री कृष्ण जन्म स्थान या अन्य देव स्थानों पर जाके दर्शन पूजन कर सके। आज का दिन विवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास है। दरअसल आज कजरी तीज का पर्व है। हर विवाहित महिला के लिए ये काफी अहमियत रखता है। माफ कीजिए, इसका शुभ मुहूर्त कल से शुरू हो चुका है। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि पे ये त्योहार मनाया जाता है। उदय तिथि के चलते कजरी तीज का व्रत आज रखा गया है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है।
सावन के बाद आज फिर शिवालयों में भीड़ जुटी है। आज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का है। विवाहित महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। ये दिन उन कन्याओं के लिए भी खास है जो अपने लिए अच्छे वर की कामना कर रही हैं। दरअसल आज कजरी तीज का पर्व है। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि बुधवार शाम 5:06 से शुरू हो चुकी है। अब इसका समापन आज दोपहर 1:46 पर होगा। उजिया तिथि के चलते कजरी तीज का व्रत आज ही रखा गया है। महिलाएं आज शिव मंदिरों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं। कजरी का अर्थ काले रंग से होता है। अमूमन इस दौरान आसमान में काली घटा छाई रहती है, इसीलिए शास्त्रों में इस शुभ तिथि को कजरी तीज का नाम दिया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा भी बहुत कल्याणकारी मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी पार्वती पहली बार भगवान शिव से मिली थीं। शिवजी को पति रूप में पाने के संकल्प के साथ माता पार्वती ने 108 साल तक तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तभी से इनको कजरी तीज या कजली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर पाने के लिए कजरी तीज का उपवास रखती हैं। कजरी तीज का व्रत करवा चौथ की तरह निर्जला व्रत के साथ रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सतूरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कजरी तीज का व्रत जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाने की परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्रिपुरा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालात काफी खराब हैं, लिहाजा वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल इस बारिश और बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वो रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार की नजर भी ताजा हालात पे बनी है। ये त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह हैं। चुनाव पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। राज्य में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कहीं लैंडस्लाइड हुआ तो कहीं सड़कों का नामो निशान मिट गया है। राज्य की हावड़ा समेत 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खुद सीएम ने कहा कि उन्होंने कभी इतनी बारिश नहीं देखी। उनके मुताबिक प्रशासन राहत और बचाव के कामों में जुटा है। राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा सुरक्षा बल के साथ असम राइफल के जवान भी मोर्चे पर डटे हैं। ये सभी रेस्क्यू टीमें प्रभावित लोगों को लगातार सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में लगी हुई हैं। बाढ़ और बारिश को देखते हुए वहां आज भी स्कूल बंद रहेंगे। फिलहाल राज्य सरकार ने 300 से ज्यादा रिलीफ कैंप बनाए हैं। इनमें करीब 30,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। कभी भी त्रिपुरा में मैं तो नहीं देखा, तो इससे तो बहुत सारे जगह लैंडस्लाइड हुआ है। और जितना त्रिपुरा में लगभग जितना नदी है, नदी भी पूरा डेंजर लेवल्स के ऊपर ही आ गया अभी करीब करीब। कुछ जगह में तो एकदम पूरा आ गया। तो इसको मॉनिटर करने के लिए लैंडस्लाइड भी हुआ। इधर दिल्ली से भी पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। सीएम माणिक शाह के खुद गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई। साथ ही उन्हें राज्य के ताजा हालात की जानकारी दी। इसके अलावा राज्य के लिए और एनडीआरएफ टीमों की मांग रखी गई है। फिलहाल सभी उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश जल्द थमे और लोगों को राहत मिले, लेकिन मौसम विभाग ने अभी और बारिश की संभावना जताई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर अभी भी दबाव बना हुआ है। रश्मि देवनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, देश में अक्सर कई योजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन उसका फायदा अमूमन दूर दराज के हिस्सों में आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के बैतूल से राहत भरी खबर आई है, जहां एक घायल शख्स के लिए सरकार की योजना मददगार साबित हुई है। कैसे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आसमान में उड़ान भर रहा ये हेलीकॉप्टर कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि ये हेलीकॉप्टर इस घायल शख्स के लिए उम्मीद की किरण बन गया। इसके जरिए उसे मध्य प्रदेश के बैतूल से भोपाल के हमीदिया अस्पताल रवाना किया गया। इस घायल मरीज को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना के तहत मदद पहुंचाई गई। अभी हम इधर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की काम में इधर वर्क कर रहे हैं। प्रोटोकॉल मतलब सीएमएचओ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक आई थिंक एवरीवन प्लेस रोल इन दिस एंड वंस केस गेट एक्टिवेटेड फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट विल गो देयर इन दिस हेलीकॉप्टर एंड विल ब्रिंग द पेशेंट। बताया जा रहा है कि शेख लाल हरले पेशे से राजमिस्त्री हैं। वो 19 अगस्त को चकोरा गांव में एक मकान का काम कर रहे थे। इसी दौरान मकान की दीवार पर प्लास्टर करने के दौरान पैर स्लिप हो गया, जिसके बाद गिरने से उसकी कमर के नीचे रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। लेकिन गरीब शेख लाल गंभीर चोट लगने पर वो महंगा इलाज करवाने में सक्षम नहीं था। ऐसे में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना उसके लिए मददगार साबित हुई। यकीनन सरकार की पहल शानदार है, लेकिन ऐसी योजनाएं हमेशा समाज के हर आखिरी शख्स तक पहुंचनी चाहिए, तभी उसका असली मकसद पूरा हो सकेगा। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली की, जहां के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल डीएमआरसी का तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इस गोल्डन लाइन में छतरपुर से छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन के बीच की टनल बनकर तैयार हो गई है। इस पल के गवाह उपराज्यपाल वीके सक्सेना और राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत भी बने। ये ऐतिहासिक कामयाबी की खुशी है। दिल्ली मेट्रो ने चौथे चरण में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि के बाद वहां तिरंगे झंडे के साथ भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। दरअसल डीएमआरसी के तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर की अंडरग्राउंड टनल बनाने को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है। इस गोल्डन लाइन में छतरपुर से छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन की टनल का ब्रेक थ्रू किया गया, यानी ये टनल बनकर तैयार हो गई। इस ब्रेक थ्रू का बटन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दबाया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत भी बने। डीएमआरसी और उनकी पूरी टीम को इस अचीवमेंट के लिए, इस ब्रेक थ्रू के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ का जो है ऐसा पहला अनुभव है और मैंने ये फील किया है कि कितनी मेहनत हमारे इंजीनियर्स करते हैं इस मोमेंट तक पहुँचने के लिए। मैं पूरा समझ रहा था कि ये जो टनल है उसको करीब 97 मीटर लॉन्ग जो है टनल बोरिंग मशीन उससे यूज किया जा रहा है, जिसका वेट ही करीब 50 टन के आसपास होगा। और उसको चलाना और उसको जिस प्रेसिशन के साथ आगे बढ़ाना और कटिंग करना, ये अपने में अद्भुत। मैं एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पल डीएमआरसी के तमाम अधिकारियों, इंजीनियर और कर्मचारियों के लिए बेहद खास रहा। ये उनके लिए गर्व का पल था। ऐसे में वहाँ जमकर नारे लगाए गए। इस लाइव ब्रेक थ्रू के दौरान दिखा कि आखिर दिल्ली मेट्रो का रूट कैसे तैयार होता है, कितनी मेहनत से यहाँ लोग काम करते हैं। हालांकि इस लाइव ब्रेक थ्रू को कुछ ही लोगों ने देखा, लेकिन बताया गया कि आगे जब टनल का दूसरा ब्रेक थ्रू होगा तो उसे सभी स्टेशनों पर लाइव दिखाया जाएगा। साथ ही जगह जगह बड़े बड़े चौराहों पर स्क्रीन लगाई जाएंगी, जहां जनता भी डीएमआरसी कर्मचारियों की मेहनत को लाइव देख सकेगी।
डीएमआरसी के ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि बाहर देश में अगर जैसे जर्मनी में अगर टनल बोरिंग ब्रेक थ्रू इवेंट जब होता है तो पूरे शहर में एक छुट्टी जैसा माहौल होता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अगली बार जो भी इवेंट आए वो दिल्ली वासियों तक हम पहुंचाएं। दिल्ली वासियों को ज़रूर पता चलना चाहिए कितनी मेहनत और कितनी कठिनाइयों के बाद जब वो मेट्रो में सफ़र करते हैं तो उसके पीछे कितने लोगों ने काम किया, कितने इंजीनियर्स ने, कितने टेक्नोक्रेट्स ने अपनी पूरी मेहनत के साथ इस मुकाम तक पहुंचे। छतरपुर और छतरपुर मंदिर के बीच ये मेट्रो की अंडरग्राउंड सुरंग 865 मीटर लंबी है। इसे सफलता तक पहुंचाने में करीब 5.5 महीने लगे। इस अंडरग्राउंड टनल का निर्माण 15 मीटर की गहराई पर किया गया है। जाहिर है ये कामयाबी न सिर्फ डीएमआरसी कर्मचारियों और इंजीनियरों के लिए बड़ी है, बल्कि इस कामयाबी और इसे एक मुकाम तक पहुंचाने वाले सभी कर्मचारियों पर दिल्ली और देशवासियों को गर्व है। अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। डालते हैं नजर आज के विचार पर। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी और आप सभी के साथ अब मुलाकात होगी शुक्रवार को। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।